हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। सो वेलकम करता हूं मैं आपको अपने चैनल बाइट बिट्स के ऊपर। आज हम लोग बात करने वाले हैं एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, जिसको हम लोग ERDB कहते हैं। अच्छा, अब इस वीडियो के अंदर हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे व्हाट इज ERD। ERD क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसका मतलब क्या है, और उसको बेस्ट वे में समझने की कोशिश करेंगे कि सब चीजों की बुनियाद इसकी डेफिनेशन पे ही होती है। सेकंड हम लोग बात करेंगे कंसेप्ट्स ऑफ ERD। ERD के कंसेप्ट जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जैसे एंटिटी क्या होता है, एट्रीब्यूट क्या होते हैं, प्राइमरी कीज क्या होती है, प्राइम एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, वीक एंटिटी क्या होती है, इस तरह के मल्टीपल हम 15 to 16 जो है कंसेप्ट स्टडी करेंगे ERD के। देन हम लोग दो नोटेशंस को डिस्कस करेंगे। एक हमारे पास आती है चेन नोटेशन और एक आती है क्रॉस फुट नोटेशन। उन दोनों नोटेशन किस तरह से ड्रॉ करने हैं, उनमें कार्डिनलिटी कैसे शो करनी है, कनेक्टिविटीज कैसे शो करनी है, सारा कुछ हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फोर्थ नंबर पर हम लोग स्टेप्स टू ड्रॉ एन ERD। एक ERD को हम लोग किन स्टेप्स के थ्रू ड्रॉ कर सकते हैं ताकि हमारी ERD बेस्ट वे में कंप्लीट हो सके, ताकि वो अच्छे तरीके से डेटाबेस की डिजाइन में इंप्लीमेंट हो सके। लास्ट में हम लोग बात करेंगे ड्रॉ ERD फॉर एन सिनेरियो। एक हमें सिनेरियो गिवन होगा, उस सिनेरियो के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, खुद से एक ERD बनाने की कोशिश करेंगे। व्हाइट बोर्ड के ऊपर आपको सारा कुछ समझाऊंगा। सो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन पूरी देखना। सो लेट्स स्टार्ट द जर्नी ऑफ लर्निंग। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है व्हाट इज ERD। ERD होता क्या है? ERD स्टैंड करता है एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, यानी एक ऐसा डायग्राम जो एंटिटीज का आपस में रिलेशनशिप बताए। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस। डेटाबेस के स्ट्रक्चर को अगर आप ग्राफिकली विजुअलाइज करके देखते हो कि एक डेटाबेस किस तरह से बना हुआ है, या डेटाबेस किन चीजों पे कंसिस्ट करता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, वो काम कैसे करे, उसके अंदर जो भी चीजें हैं वो आपस में रिलेट किस तरह से करती हैं, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, यानी कि ERD को। अब ERD के अंदर हमारे पास मेन 3 चीजें आती है। अब बाकी चीजें इनकी टाइप्स में आती है। ठीक है, 3 मेन चीजें होती है। पहला आता है एंटिटी। एंटिटीज क्या होते हैं? एंटिटी हमारे पास रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे अगर आप स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम देख लो, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम का डायग्राम देख लो, तो उसमें हमारे पास कौन कौन से एंटिटीज हो सकते हैं? टीचर हो सकता है, स्टूडेंट हो सकता है, क्लास हो सकता है, डिपार्टमेंट हो सकता है, फैकल्टी हो सकता है, उसके अलावा फिर फाइनेंस का हो सकता है। डिफरेंट हमारे पास क्या होते हैं? एंटिटीज होते हैं। अब एंटिटीज हमारे पास रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है, यानी रियल वर्ल्ड में वो चीजें एग्जिस्ट करती है। सेकंड हमारे पास है एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स वो चीजें होती है जो एंटिटी को ही डिफाइन करती है, एंटिटी के बारे में हमें ज्यादा से ज्यादा नॉलेज प्रोवाइड करती है। डिटेल्स अबाउट एंटिटी, एंटिटी की जो भी डिटेल्स आपको प्रोवाइड होंगी वो एट्रीब्यूट्स के थ्रू ही प्रोवाइड होंगी। जैसे आप स्टूडेंट की अगर एट्रीब्यूट्स देख लो, तो उसमें हमारे पास आता है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, स्टूडेंट ID, स्टूडेंट का फोन नंबर, स्टूडेंट का एड्रेस। हमारे पास क्या है? इसके एट्रीब्यूट्स है। ये उसी एंटिटी के बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। थर्ड हमारे पास आता है रिलेशनशिप्स। दो एंटिटीज आपस में किस तरह से कनेक्टेड है, इसको हम लोग कहते हैं रिलेशनशिप। यानी एक स्टूडेंट एक टीचर से किस तरह से रिलेटेड होगा, एक टीचर एक क्लास से किस तरह से रिलेटेड होगा, और एक स्टूडेंट स्कूल से किस तरह से रिलेटेड होगा। ये हमारे पास क्या डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशनशिप हम इसमें डिफाइन करते हैं। मेनली जो ERD का मेन पर्पस होता है, किसी भी स्ट्रक्चर को विजुअलाइज करके बताना कि उसमें एंटिटीज क्या है, एट्रीब्यूट्स क्या, और आपस में किस तरह से रिलेटेड है। जब हम कोई डेटाबेस बनाते हैं, तो उस डेटाबेस में हमें ERD के थ्रू ही हम लोग पहले ERD डिजाइन करते हैं, उसके बाद ही हम लोग क्या करते हैं, डेटाबेस बनाते हैं, ताकि हमें पहले से पता चले कि हम लोग कौन कौन सी एंटिटीज बना रहे हैं, उनका रिलेशनशिप क्या होगा, और वो डेटाबेस जो है काम किस तरह से करेगा। सो हम यहाँ पे ERD को समझ लिया। अब चलते हैं इसके कंसेप्ट्स की तरफ। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करेंगे कंसेप्ट्स ऑफ ERD की। टोटल हम लोग 15 कंसेप्ट्स की बात करेंगे, जिनमें से 10 यहाँ पे लिस्टेड है और 5 के बाद में यहाँ पे जब स्पेस होगी तो मैं लिस्ट कर दूंगा। अब हम इन कंसेप्ट को चेन नोटेशन और साथ में क्रॉस फुट नोटेशन के साथ समझने की कोशिश करेंगे। दोनों नोटेशन के साथ इनको इसलिए समझ रहे हैं ताकि जब फर्दर हम इनकी डायग्राम वगैरह बनाएंगे तो हमें हर चीज क्लियर हो कि हमने किस तरह से ड्रा की थी और उसमें क्या चीजें आई थी। तो एक हमारे पास आती है चेन नोटेशन और एक आती है क्रॉस फुट नोटेशन। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एंटिटीज की। एंटिटी मैंने आपको थोड़ा बहुत पहले बता दिया था। एंटिटी वो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स या वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके बारे में आपको इंफॉर्मेशन स्टोर करवाना चाहते हैं। अब फॉर एग्जांपल ले ले स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम की। उसमें अगर आप एक स्टूडेंट के बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर कराना चाहते हैं तो वो स्टूडेंट क्या होगा, हमारे पास एंटिटी होगा। अगर किसी टीचर के बारे में आप इंफॉर्मेशन स्टोर करना चाहते हैं किसी टेबल की फॉर्म में, तो वो क्या होगा, एंटिटी होगा। और एंटिटी के बारे में इंफॉर्मेशन लिखते हैं एक टेबुलर फॉर्म में। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में या कोई भी आप देख लो, उनके अंदर हम क्या करते हैं, जो भी डेटा स्टोर करते हैं वो हम लोग रोज एंड कॉलम्स यानी कि टेबल्स की फॉर्म में ही स्टोर करते हैं। तो हर एंटिटी का अपना अपना टेबल होता है जिसके बारे में उसकी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। अब आप सिंपल एग्जांपल ले लें।
चेन नोटेशन और क्रॉस फुट नोटेशन। नोटेशन का सिंपल मीनिंग होता है डिफरेंट वे ऑफ वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो उसको रिप्रेजेंट हम किस तरह से करते हैं। अब अगर आप देख लो चेन को, तो एंटिटीज को हम लोग चेन नोटेशन में एक रेक्टेंगल के साथ जो है रिप्रेजेंट करते हैं। सेम क्रॉस फुट में भी रेक्टेंगल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। एंटिटीज दोनों में सेम वे से रिप्रेजेंट होती है। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास स्टूडेंट की एंटिटी है, तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट का नाम लिखूंगा। और आपने एक चीज का ख्याल रखना है कि जो भी डेटा आप यहाँ पे इस के अंदर लिखोगे, इस रेक्टेंगल के अंदर जो एंटिटी का नाम होगा जो आप स्टोर करोगे वो कैपिटल लेटर में आप स्टोर करोगे, ठीक है। सेम दोनों में हम लोग क्या करते हैं, कोई भी एंटिटी हो सकती है, स्टूडेंट, टीचर, स्कूल, एम्प्लॉय, मैनेजर, ठीक है, जो भी होगी उसको हम एक रेक्टेंगल के अंदर लिखेंगे, क्रॉस फुट नोटेशन में भी और सेम चेन नोटेशन में भी। तो यहां तक हम लोग का एंटिटी का जो कंसेप्ट है वो खत्म हो चुका है। अब आते हैं एट्रीब्यूट्स के ऊपर। एट्रीब्यूट्स क्या करते हैं, वो डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं इन एंटिटीज की, इन एंटिटीज के बारे में फर्दर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। अब अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स क्या हो सकते हैं। अगर आप सिंपल एक स्कूल में देख लो, एक स्टूडेंट होता है, उसके क्या क्या एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। उसकी कोई आईडी हो सकती है, उसका नाम हो सकता है, उसका रोल नंबर हो सकता है, ठीक है, और उसके अलावा उसका एड्रेस होगा, फोन नंबर होगा, ग्रेड होगा, ये सारा कुछ क्या है हमारे पास स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स होते हैं। अब एट्रीब्यूट्स को चेन नोटेशन में कैसे शो कराते हैं, कैसे शो कराते हैं और क्रॉस फुट में कैसे शो कराते हैं। तो चेन नोटेशन में हम लोग कोई भी हमारे पास जो एंटिटी होगी उसके एट्रीब्यूट्स को हम लोग ओवल शेप में क्या करेंगे, स्टोर करेंगे, स्टोर भी करेंगे और शो भी करेंगे, ठीक है। एक ओवल शेप होगा, उसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे इस तरह से, और हम कनेक्ट कैसे करेंगे, एक सिंगल लाइन के थ्रू, सिंपल सी लाइन ड्रॉ करनी है और जो एट्रीब्यूट्स होंगे वो उस एंटिटी से कनेक्ट हो जाएंगे। अब स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स क्या हो सकते हैं, स्टूडेंट की आईडी हो सकती है, स्टूडेंट का नेम हो सकता है, स्टूडेंट का एड्रेस हो सकता है, स्टूडेंट का फोन नंबर हो सकता है, ठीक है। ये हमारे पास इस तरह के डिफरेंट हमारे एट्रीब्यूट्स होंगे। अब क्रॉस फुट में हम लोग डिफरेंट वे में रिप्रेजेंट करते हैं। क्रॉस फुट में हम क्या करते हैं, जो हमारा एंटिटी होता है, जिसका एंटिटी का जो रेक्टेंगल होता है उसके नीचे हम इस तरह से रोज बनाते हैं। ये यहाँ पे रोज की तरह रिप्रेजेंट होते हैं, लेकिन जब हम इसकी डायग्राम बनाते हो तो जो नाम यहाँ पे लिखा होगा वो कॉलम का नेम होगा, ना कि रो का। लेकिन यहाँ पे जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको रोज के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, स्टूडेंट की आईडी, ठीक है, और उसके बाद क्या हो सकता है, स्टूडेंट का नेम, ठीक है। स्टूडेंट के नेम के बाद मेरे पास है स्टूडेंट का एड्रेस, स्टूडेंट का फोन नंबर, ठीक है। जो जितने भी एट्रीब्यूट्स होंगे उनको आप नीचे लिस्ट करते जाओगे, बट जो तरीका रहेगा वो इस तरह से सेम रहेगा। एट्रीब्यूट्स हम लोग दो चीजें डिस्कस करेंगे, एक प्राइम एट्रीब्यूट्स एंड नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स, और दूसरा रिक्वायर्ड एंड ऑप्शनल एट्रीब्यूट्स। सबसे पहले बात करते हैं प्राइम एंड नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स की। प्राइम एट्रीब्यूट्स कौन से होते हैं और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स कौन से होते हैं। प्राइम एट्रीब्यूट्स आप सिंपल एग्जांपल ले ले, क्लास के अंदर स्टूडेंट होगा। स्टूडेंट में क्या होता है, डिफरेंट स्टूडेंट्स के एक ऐसा आइडेंटिटी होती है जो सबकी डिफरेंट होती है। जैसे उनका रोल नंबर होंगे, स्टूडेंट्स का आईडी होगी, या स्टूडेंट का रोल नंबर, या स्टूडेंट का सीएमएस आईडी होगा, ये सब स्टूडेंट्स का यूनिक होता है, ये किसी भी दो स्टूडेंट्स का सेम नहीं होगा। तो वो एट्रीब्यूट्स जो किसी भी दो इंस्टांसेस के, किसी भी एंटिटी के दो इंस्टांसेस के सेम नहीं हो सकते, वो प्राइम एट्रीब्यूट्स है। और जो सेम हो सकते हैं वो क्या है, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स है। अब नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स के हमारे पास दो टाइप्स आती है, एक होता है रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट्स और एक आता है ऑप्शनल एट्रीब्यूट्स। प्राइम अलग होता है, नॉन प्राइम की दो टाइप्स होती हैं जिनमें रिक्वायर्ड और ऑप्शनल एट्रीब्यूट्स आते हैं। अब प्राइम और नॉन प्राइम आपको समझ आ गया। अब बात करते हैं नॉन प्राइम। नॉन प्राइम की जो टाइप्स है उनकी रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट्स और ऑप्शनल एट्रीब्यूट्स। रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट्स वो एट्रीब्यूट्स होते हैं जो आपको लाजमी से इंटर करने होते हैं। सिंपल सा एग्जांपल ले ले, क्लास में अगर एक स्टूडेंट का रोल नंबर है तो ठीक है, सीएमएस आईडी उसकी है, रोल नंबर है, लेकिन उसका कोई नाम तो होगा, ठीक है। तो नेम हमारे पास क्या होगा, इस केस में रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट होगा। नेम उस स्टूडेंट ने लाजमी से प्रोवाइड करना होगा। अब ये बेस करता है सिनेरियो के ऊपर, कहां पे कौन सी चीज कितनी इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको सिनेरियो गिवन होगा, आपने उस हिसाब से अपने रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट्स और ऑप्शनल एट्रीब्यूट्स को लेना है। अब इस केस में हमारे पास क्या है, स्टूडेंट आईडी हमारे पास प्राइम एट्रीब्यूट है, और प्राइम एट्रीब्यूट को हम लोग अंडरलाइन करते हैं। सेम क्रॉस फुट में भी और चेन में भी जो हमारे पास प्राइम एट्रीब्यूट होगा उसको हम लोग अंडरलाइन करके स्पेसिफाई करेंगे कि यूनिक है, ये सबसे अलग है।
इसके अलावा जो हमारे पास रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट्स होंगे उनको हम लोग कैसे लिखते हैं, बोल्ड करके लिखते हैं। यानी जो भी होगा उसको फुल बोल्ड करना है और उसको ऐसे रिप्रेजेंट करना है क्रॉस फुट में, ठीक है। क्रॉस फुट में रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट को हम लोग बोल्ड करके लिखते हैं। चेन में रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट्स को या अंडरलाइन कर दो या ऐसे ही छोड़ दो, वो आपकी मर्जी है, जिस तरह से आपको बेहतर लगता है। कोई लिमिटेशन यहाँ पे नहीं है या कोई भी आपको बाउंड नहीं किया गया कि आपने इस तरह से ही करना है। यहाँ पे आपकी मर्जी, अंडरलाइन करो रिक्वायर्ड को या ना करो। अगर नहीं करते तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जो प्राइमरी एट्रीब्यूट्स होता है उसके साथ मिक्स हो जाएंगे। अब जो हमारे पास क्रॉस फुट है उसमें रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट्स को इस तरह से डिफाइन करते हैं, और जो ऑप्शनल एट्रीब्यूट्स होंगे उनको हम लोग इस तरह से छोड़ देंगे, उनको बोल्ड नहीं करेंगे। यानी स्टूडेंट का एड्रेस मुझे ना भी पता हो तो उस टीचर का उस स्टूडेंट के एड्रेस से कोई लेना देना नहीं होगा, उसका बस स्टूडेंट का नाम चाहिए, स्टूडेंट की आईडी चाहिए, ताकि क्लास में उससे इंटरेक्ट कर सके। अब ये डिफरेंट केसेस में डिफरेंट हो सकते हैं, वो आपने लाजमी जहन में रखना है। तो यहाँ पे हमारे पास एट्रीब्यूट्स का जो टॉपिक है वो भी तकरीबन आपको समझ में आ गया कि क्या होते हैं और किस तरह से इनको रिप्रेजेंट करते हैं चेन नोटेशन में और किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं क्रॉस फुट नोटेशन में। सो अब बात करते हैं डोमेन्स की। डोमेन्स वो स्पेसिफिक एरिया को कहते हैं। डोमेन का सिंपल मीनिंग होता है एक स्पेसिफिक एरिया, यानी जिसका एक्सेस आपको गिवन। सिंपल। अब इसको हम लोग कैसे शो करेंगे डायग्राम में, तो ये डायग्राम में डायरेक्टली नहीं लिखा जाता, बल्कि जो डायग्राम के साथ जो डॉक्यूमेंटेशन होती है उसके अंदर आपको डोमेन स्पेसिफाई करना पड़ता है। अब डोमेन का मतलब क्या होता है, डोमेन हमें बताता है कि कौन सा डेटा टाइप यूज होगा और किस रेंज में होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर स्टूडेंट आईडी देखते हो तो स्टूडेंट आईडी के लिए जो डेटा टाइप होगा वो इंटीजर होगा, ठीक है, या डबल होगा। इंटीजर में हो सकता है, डबल फ्लोट वगैरह में स्टूडेंट आईडी नहीं आ सकती, सॉरी। इंटीजर डेटा टाइप जो है इसको देंगे और इसकी रेंज क्या होगी, 0 से फॉर एग्जांपल 10 लेटर्स के बीच में। यानी 0 लेटर्स भी हो सकते हैं या फिर 0 नहीं हो सकते, तो आप यहां से देख लो कि 2 से लेकर 10 लेटर्स के बीच में, 10 कैरेक्टर्स के बीच में क्या होगा, आपका स्टूडेंट आईडी होगा। तो इस तरह से इसको स्पेसिफाई करना होता है डायग्राम में। जो भी डायग्राम नहीं, जो भी डॉक्यूमेंटेशन आपकी इसकी लिखते हो वहां पे आपको इसको स्पेसिफाई करना पड़ता है कि मेरा ये एट्रीब्यूट, इसका डोमेन क्या है और दूसरे एट्रीब्यूट्स का डोमेन क्या है। हर एट्रीब्यूट का अपने डोमेन वहां पे स्पेसिफाई करना होता है। अब हम लोग बात करते हैं आइडेंटिफायर्स की। आइडेंटिफायर्स जैसे मैंने आपको बताया था ना कि प्राइम एट्रीब्यूट्स क्या होता है, तो प्राइम एट्रीब्यूट्स का नाम ही आइडेंटिफायर्स है। यानी वो चीजें जो एक एंटिटी के अंदर डिफरेंट इंस्टांसेस को आइडेंटिफाई करती है कि उनके बीच में डिफरेंस क्या है, वो हमारे पास क्या होता है, आइडेंटिफायर्स होते हैं। इनको हम लोग प्राइम एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं। अब 6 के ऊपर आते हैं। हमारे पास 6 टाइप है कंपोजिट आइडेंटिफायर्स। अब अच्छा, ऐसे भी हो सकता है कि मेरे पास अगर स्टूडेंट आईडी नहीं है, दोनों केसेस मेरे पास स्टूडेंट आईडी है ही नहीं, मैंने स्टूडेंट के लिए आईडी नहीं यूज की, तो अब क्या इसके अंदर कोई ऐसा एट्रीब्यूट हो सकता है जो मुझे यूनिकली आइडेंटिफाई करके दे कि आपका इस इंस्टेंस जो है अलग है और दूसरा इंस्टेंस अलग है। दो इंस्टेंसेस को कैसे अलग करेगा, अगर आप एक क्लास की एग्जांपल ले लो, क्लास में जो है आप रोल नंबर खत्म कर दो और स्टूडेंट्स का नाम भी सेम हो सकता है, एड्रेस भी सेम हो सकता है, तो आप क्या करते हो कि आप उनको यूनिकली आइडेंटिफाई करो कि यार ये स्टूडेंट है और इसका एड्रेस ये सबसे अलग है, बाकी कोई भी स्टूडेंट इस तरह का नहीं हो सकता। तो आप क्या करते हैं, उसके लिए दो या दो से ज्यादा एट्रीब्यूट्स को कंबाइन करके उसको एक आइडेंटिफायर बना सकते हो। यहां पे आप एग्जांपल ले ले, आप स्टूडेंट के नेम और स्टूडेंट के एड्रेस को भी ले सकते हो। अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल फोन नंबर भी नहीं है, ठीक है, फोन नंबर में एक है कि अगर उन्होंने पेरेंट का फोन नंबर दिया है तो 2 चाइल्ड भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं स्टूडेंट जिनका सेम पेरेंट का नंबर ही होगा। अब अगर आप नेम और उनका एड्रेस, ठीक है, नेम और एड्रेस को कंबाइन करते हो तो आप क्या कर सकते हो, आप इसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हो। दोनों केसेस में हमने क्या करना है, दो एट्रीब्यूट्स को मिला के उसको आपने बना देना है अपना प्राइम एट्रीब्यूट। तो इस तरह के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं जो दो या दो से ज्यादा से मिलके बनते हैं उनको हम लोग कहते हैं कंपोजिट आइडेंटिफायर्स। अगर एक एट्रीब्यूट मिलके आइडेंटिफाई कर रहा है तो वो सिंपल आइडेंटिफायर या प्राइम एट्रीब्यूट्स कहते हैं। अगर दो या दो से ज्यादा मिलके बन रहे हैं तो उनको हम कहते हैं कंपोजिट आइडेंटिफायर्स। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं अपने 6 टाइप जो है कंपोजिट एंड सिंपल एट्रीब्यूट्स। अब हम लोग दोबारा से आते हैं अपने एट्रीब्यूट्स के ऊपर। एट्रीब्यूट्स में एक ऐसा एट्रीब्यूट हो सकता है जो फर्दर डिवाइड हो सकता है और एक ऐसा भी होगा जो फर्दरली डिवाइड नहीं होगा। जैसे अगर आप स्टूडेंट की आईडी देख लो तो वो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, उसको आप दो या दो से ज्यादा पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप देखते हो स्टूडेंट नेम, तो स्टूडेंट नेम को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, स्टूडेंट का फर्स्ट नेम, स्टूडेंट का मिडिल नेम, स्टूडेंट का लास्ट नेम। तो जो एट्रीब्यूट्स डिवाइड नहीं हो सकते फर्दर, वो हमारे पास होंगे सिंपल एट्रीब्यूट्स। सिंपल एट्रीब्यूट्स वो एट्रीब्यूट्स होते हैं जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते। जैसे कि एग्जांपल ले लो स्टूडेंट आईडी की या फिर रोल नंबर की।
कंपोजिट एट्रीब्यूट्स वो एट्रीब्यूट्स होते हैं जो फर्दर डिवाइड हो सकते हैं। जैसे नेम की मैंने एग्जांपल दी थी, स्टूडेंट नेम को आप 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो, 2 में कर सकते हो, स्टूडेंट का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। अगर 3 में करना है तो फर्स्ट, मिडिल एंड लास्ट नेम। सेम आप इस तरह से जो स्टूडेंट का एड्रेस होगा, स्टूडेंट के एड्रेस को भी आप क्या कर सकते हो, कंपोजिट कह सकते हो, क्योंकि वो स्ट्रीट नंबर आ सकते हैं, उसके अंदर सिटी का कोड आ सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीजों से मिलकर एड्रेस बना होता है। तो वो क्या होता है, एक कंपोजिट एट्रीब्यूट होता है। अब बात करते हैं अपने 7th कंसेप्ट, जो कि है सिंगल वैल्यूड एंड मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स। अब एक ऐसा एट्रीब्यूट जिसकी जो वैल्यू होगी वो सिंगल होगी, वो सिंगल वैल्यूड होगा, जिसके अंदर एक से ज्यादा वैल्यूज आएंगी वो मल्टी वैल्यूड होगा। अब किस तरह से होगा, आप सिंपल एग्जांपल ले लें स्टूडेंट आईडी की। स्टूडेंट आईडी आप लोग सिंपल से देखते होंगे कि एक स्टूडेंट के पास एक ही आईडी या एक ही रोल नंबर हो सकता है। एक स्टूडेंट के पास एक से ज्यादा रोल नंबर नहीं हो सकता। अगर एक स्टूडेंट के पास रोल नंबर 1 है तो रोल नंबर 5 उसका नहीं होगा, या उसके पास सिर्फ 1 होगा या सिर्फ 5 होगा। वो एट अ टाइम 2 रोल नंबर्स नहीं ले सकता। अगर एक एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय की जो आईडी होगी वो उसके पास एक ही आईडी होगी। एक एम्प्लॉय के पास एक ज्यादा आईडी नहीं हो सकती, क्योंकि वो यूनिक आइडेंटिफायर होगा। अब आप सिंपल से जो भी एट्रीब्यूट जिसके पास सिर्फ एक ही वैल्यू होती है वो सिंगल वैल्यूड होगा, और एक ऐसा एट्रीब्यूट जिसके अंदर एक से ज्यादा वैल्यूज आएगी, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट का फोन नंबर, ऐसा हो सकता है कि एक स्टूडेंट के पास 2 फोन नंबर हो तो वो मल्टी वैल्यूड बन गया। या ऐसा हो सकता है कि एक स्टूडेंट के पास मल्टीपल स्किल्स हो, यानी उसको फ्रंट एंड भी आता हो, बैक एंड भी आता हो, और इस तरह के मल्टीपल और भी इसके पास स्किल्स हो, तो वो ये क्या हो जाती है, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स हो जाते हैं। अब चेन नोटेशन के अंदर मल्टीपल जो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डबल लाइन के थ्रू। ठीक है, अब स्टूडेंट नेम कंपोजिट, सॉरी डबल लाइन नहीं आएगा। जो हमारे पास मल्टी वैल्यूड होगा, जैसे कि स्टूडेंट का फोन नंबर और स्किल्स, इनको हम लोग इस तरह से डबल लाइंस में शो करेंगे, और वो एट्रीब्यूट्स जो एक ही वैल्यू जिनके अंदर होगी, ठीक है, उनको हम लोग क्या करेंगे, एक सिंपल लाइन से ही रिप्रेजेंट करेंगे। सिंगल वैल्यूड्स को सिंपल एट्रीब्यूट्स की तरह रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जो मल्टी वैल्यूड होते हैं इनको 2 लाइंस के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो गया चेन नोटेशन के लिए। अब बात करते हैं क्रॉस फुट की। सो क्रॉस फुट के अंदर मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स को डायरेक्टली यहाँ पे शो नहीं किया जा सकता। इसके अलावा में एक और जो मेथड है उसको यूज करते हैं, जिसमें हम लोग मल्टीपल टेबल्स बनाते हैं। यानी जो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट होगा उसका हम एक अलग से टेबल बनाएंगे, फिर एक और टेबल बनाएंगे जिसके अंदर हम स्टूडेंट के टेबल को और जो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है, जो टेबल है जिसको हम लोगों ने अभी एक एंटिटी बना दिया, उन दोनों टेबल्स को लिंक करेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं ब्रिज टेबल। अब चलते हैं उसको किस तरह से इंप्लीमेंट करेंगे वो देखेंगे यहाँ पे। सो फ्रेंड्स, क्रॉस फुट के अंदर हम लोग मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स को इस तरह से हैंडल करते हैं कि हम उस मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट जो हमारे पास स्टूडेंट के केस में स्किल्स आ रहा था, उसका एक अपना अलग से टेबल बनाएंगे और उसके जो अपने एट्रीब्यूट्स होंगे वो स्पेसिफाई करेंगे। जैसे स्किल्स में हमारे पास स्किल की आईडी हो सकती है, उसका नाम हो सकता है, और उस स्किल के अंदर स्टूडेंट के ग्रेड्स क्या है वो भी यहाँ पे हो सकता है। अब हम क्या करेंगे, एक अलग सा टेबल बनाएंगे। उस टेबल के अंदर हम क्या करेंगे, स्टूडेंट की आईडी और स्किल की आईडी दोनों को लेके एक कंपोजिट प्राइमरी की बनाएंगे। यहां पे हमने एक कंपोजिट प्राइमरी की बना ली। ठीक है, तो अब ये क्या होगा, इस तरह से हमारे पास मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स जो के हैंडल होते हैं। अब कैसे होगा, ऐसा हो सकता है मेरे पास, अगर स्टूडेंट की एग्जांपल ले तो स्टूडेंट में हमारे पास मल्टीपल आईडीज आ सकती है। इसे एक स्टूडेंट का टेबल बना लेते हैं यहाँ पे, इसको फर्दर समझने के लिए। आप उसको सिंपल सा टेबल बनाने की कोशिश करते हैं जितना सिंपल हो सकता है। इसके अंदर हमारे पास स्टूडेंट की आईडी हो सकती है, ठीक है, स्टूडेंट का नेम हो सकता है, और एक सिंपल सा और स्टूडेंट का एड्रेस ले लेते हैं, बस इतनी काफी। ठीक है, अब स्टूडेंट की आईडी 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3, नेम ABC, एड्रेस XYZ, कुछ भी हो सकता है। एक और टेबल बनाते हैं हम यहाँ पे स्किल्स का, इसको फर्दर समझते हैं, यहां से आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। अब लेते हैं स्किल आईडी, ठीक है, स्किल नेम, और एक और लेते हैं स्किल का, या सिंपल यहां पे ग्रेड ले लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास स्किल आईडी क्या हो सकती है, 101, 102, 103। स्किल का नाम क्या हो सकता है, आप सिंपल लेते हैं रिएक्ट फ्लास्क वेब डेवलपमेंट, और ग्रेड्स होंगे EB A+, ऐसे कुछ हमारे पास ग्रेड्स हो सकते हैं। ठीक है, अब हमने 2 टेबल्स बना लिए,
स्टूडेंट का भी बना लिया, स्किल्स का भी बना लिया। अब इस टेबल बनाने का फायदा क्या हुआ हमारे पास, ये देखते हैं। अब हमारे पास जो थर्ड टेबल होगा वो है स्टूडेंट की स्किल्स का, स्टूडेंट स्किल्स। ठीक है, अब इस टेबल का अंदर हमारे पास सिर्फ क्या है, दो ही एट्रीब्यूट्स है, यानी दो ही कॉलम बनाएंगे। एक हमारे पास है स्टूडेंट आईडी जो कि फॉरेन की है स्टूडेंट की तरफ से, और एक जो फॉरेन की स्किल्स की तरफ से आ रही है वो है स्किल्स की आईडी। अब ऐसा हो सकता है कि स्टूडेंट जो 1 है, स्टूडेंट आईडी जो 1 है, उसके पास स्किल 101 हो और उसी स्टूडेंट 1 के पास स्किल 103 भी हो। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे आराम से स्पेसिफाई हो गया। ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास जो स्टूडेंट 2 है, ठीक है, उसके पास हमारे पास सिर्फ क्या है, उसके पास 103 है, और जो स्टूडेंट 2 है उसके पास कोई स्किल ही नहीं, तो हम यहाँ पे उसको लिखेंगे ही नहीं। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स को क्रॉस फुट के अंदर हैंडल करते हैं। इसको हम लोग कहते हैं ब्रिज टेबल। जो हमारे पास ये स्किल्स टेबल बना था स्टूडेंट्स, जिसके अंदर दोनों जो टेबल्स है उनकी जो प्राइमरी कीज है वो फॉरेन की तरह यहाँ पे आके काम कर रही थी, तो इसको हम लोग ब्रिज टेबल भी कहते हैं। इस तरह से मल्टीवैल्यूड एट्रीब्यूट्स जो है क्रॉस फुट में हैंडल किए जाते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करते हैं अपने 8th कंसेप्ट डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स के बारे में। डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स वो एट्रीब्यूट्स होते हैं जो फिजिकली तौर पर डेटाबेस में स्टोर नहीं होते, बल्कि वो किसी और एट्रीब्यूट से डिराइव करके निकलते हैं। इनका दूसरा नाम होता है कंप्यूटेड एट्रीब्यूट्स। आप एक सिंपल एग्जांपल ले लें, अगर मेरे पास स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ जो है वो मौजूद है, ठीक है, अब स्टूडेंट का एक एट्रीब्यूट मेरे पास डेट ऑफ बर्थ मौजूद है, तो मैं इसका यूज करके एक दूसरा जो एट्रीब्यूट है वो कैलकुलेट कर सकता हूं, यानी एज। मैं इसको यूज करके एज का जो एट्रीब्यूट है वो कैलकुलेट कर सकता हूं। एज को मुझे फिजिकली तौर पर डेटाबेस में स्टोर करने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं जब चाहूं डेट ऑफ बर्थ और करंट डेट को यूज करके मैं एज निकाल सकता हूं। अब डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स को शो किस तरह करेंगे, चेन नोटेशन। चेन नोटेशन में हम इनको सिंपल क्या करते हैं, डैश लाइन से शो करते हैं। ठीक है, सिंपल से एक डैश लाइन बना देनी, उसके अंदर आप क्या करोगे, अपने डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स को शो कर सकते हो। लेकिन क्रॉस फुट में कोई भी ऐसी स्पेसिफिक तरीका नहीं जिसके थ्रू हम लोग डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स को शो कर सकते हैं, बल्कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, सिंपल जो आप बाद में डॉक्यूमेंटेशन लिखते हो या एनोटेशंस लिखते हो उसके अंदर क्या कहते हो, उस चीज को स्पेसिफाई कर लेते हो कि एट्रीब्यूट जो है डिराइव्ड है या फिर नहीं है। लेकिन चेन के अंदर हम इसको स्पेसिफिकली रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करते हैं अपने 9th कंसेप्ट यानी कि रिलेशनशिप की। देखो हमारे पास जो मेन चीजें थी वो थी एंटिटी, एट्रीब्यूट और रिलेशनशिप। एक ईआर डायग्राम या जो एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम है उसके अंदर 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, जिनमें एंटिटी, एट्रीब्यूट और फिर रिलेशनशिप आते हैं। अब रिलेशनशिप क्या होता है, रिलेशनशिप एक एसोसिएशन होता है दो एंटिटीज के बीच में, यानी दो एंटिटीज आपस में किस तरह से रिलेटेड है, और जो एंटिटीज यहाँ पे यूज हो रही है किसी भी रिलेशनशिप के अंदर उनको हम लोग पार्टिसिपेंट्स भी कहते हैं। आप सिंपल से ये देखते हैं कि रिलेशनशिप की टाइप्स क्या होती है। रिलेशनशिप हमारे पास मेनली 3 टाइप का होता है, जिनमें हमारे पास आता है 1 to 1, 1 to many और many to many। ठीक है, many to many को हम लोग m to n रिप्रेजेंट करते हैं और बाकी इस तरह से रिप्रेजेंटेशन इनकी होती है। हमारे पास 3 टाइप के होते हैं, 1 to 1 यानी एक एंटिटी का एक इंस्टेंस दूसरी एंटिटी के एग्जैक्टली एक ही इंस्टेंस के साथ रिलेटेड है तो ये 1 to 1 होगा। अगर एक एंटिटी का एक इंस्टेंस दूसरी एंटिटी के मैनी इंस्टेंसेस से रिलेटेड तो वो 1 to many होगा, और अगर एक एंटिटी के मैनी इंस्टेंसेस दूसरी एंटिटी के मैनी इंस्टेंसेस से कनेक्टेड है तो वो मैनी टू मैनी रिलेशनशिप होगा। अब इनके 3 टाइप्स अपने समझ जब इनको ड्रॉ करते हैं चेन नोटेशन और फिर क्रॉस फुट में। सो चेन नोटेशन के अंदर अगर हमें एक रिलेशनशिप को शो करना चाहते हैं तो हमारे पास इस तरह से शो होगा। हमारे पास पहले 2 एंटिटीज होंगी, स्टूडेंट और कोर्सेज की, या कोई भी 2 एंटिटीज आप एग्जांपल के तौर पर ले सकते हैं। इनका रिलेशनशिप हमें एक डायमंड की शेप में शो होगा। ठीक है, चेन के अंदर रिलेशनशिप एक डायमंड में शो होता है और बाकी जो होते हैं इससे एक लाइन के थ्रू कनेक्टेड होते हैं ये दोनों एंटिटीज। तो इस तरह से एक जो रिलेशन है उसको शो किया जाता है। अब स्टूडेंट क्या कर सकता है, एनरोल कर सकता है मल्टीपल कोर्सेज में। स्टूडेंट कैन एनरोल इन मेनी कोर्सेज एंड अ सिंगल कोर्स कैन बी टेकन बाय मल्टीपल स्टूडेंट्स। हमेशा याद रखना, रिलेशनशिप जो होती है वो दोनों साइड से होती है, एक एंटिटी की तरफ से रिलेशनशिप नहीं होती, रिलेशनशिप दोनों एंटिटीज की तरफ से होती है। अब ये जो हमारे पास सिंपल रिलेशनशिप है ये हमारे पास होगी मैनी टू मैनी।
ठीक है, क्योंकि एक स्टूडेंट जो है वो मल्टीपल कोर्सेज के अंदर इनरोल हो सकता है और एक ही कोर्स के अंदर मल्टीपल स्टूडेंट इनरोल हो सकते हैं। तो हमारे पास सिंपल सा चेन नोटेशन के अंदर इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमें क्रॉस फुट में इसको रिप्रेजेंट करना है तो हमें ज्यादा कुछ नहीं करना, हमने क्या करना होता है, बस डायमंड हटा देना है बीच से और यहां पे इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी है, लाइन से कनेक्टेड हो गए। अब जो हमारे पास मेन काम आता है क्रॉस फुट के अंदर, तो वो ऐसे होता है सिंपल, यहाँ पे पहले क्रॉस लिख लेते हैं, क्रॉस फुट। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आपके पास 0 है तो आप उसको ऐसे शो करोगे, अगर 1 है तो ऐसे शो करोगे, और अगर मैनी है तो आप उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, अब सिंपल से एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप है, तो हम ऐसे करेंगे कि यहां पे हम लोग लिख सकते हैं 0 और फिर मैनी, यहां पे भी 0 और फिर मैनी। ठीक है, क्रॉस फुट का नाम भी इसी रिलेशनशिप की वजह से पड़ा कि वो दो एंटिटीज के बीच में रिलेशनशिप को एक क्रॉ के फुट जैसे सैंपल होता है, जैसे क्रॉ का फुट किस तरह से होगा, ऐसे ही होगा ना कुछ, तो इस तरह के सैंपल में क्या करता है, इस रिलेशनशिप को ड्रॉ करता है। अब मैंने यहाँ पे 0 टू मैनी क्यों लिखा, ऐसा हो सकता है कि एक स्टूडेंट है वो कोई भी कोर्स ना ले, पॉसिबल केस है, या ऐसा भी हो सकता है कि एक कोर्स है उसके अंदर कोई भी स्टूडेंट इनरोल नहीं हुआ, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 0 जो है लिखा है कि 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, एक कोर्स के अंदर एक स्टूडेंट भी होगा, 0 भी होंगे, 10 भी होंगे, 100 भी होंगे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे जो रिलेशनशिप है वो 0 टू मैनी सिलेक्ट किया और सेम स्टूडेंट के लिए भी मैंने 0 टू मैनी सिलेक्ट किया। इस तरह से हम रिलेशनशिप को डिफाइन करते हैं, ड्रॉ करते हैं क्रॉस फुट में भी और फिर चेन नोटेशन में भी। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं अपने 10th कंसेप्ट जो कि है एग्जिस्टेंस डिपेंडेंस। एग्जिस्टेंस डिपेंडेंस का ये मतलब होता है कि एक एंटिटी डेटाबेस के अंदर तभी एग्जिस्ट कर सकती है जब वो किसी दूसरी एंटिटी से एसोसिएट हो। इसकी एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, हम एक एंटिटी लेते हैं अपने पास पर्सन की, पर्सन हमारे पास एक एंटिटी हो गया, और एक दूसरा एंटिटी हम लेंगे यहाँ पे पासपोर्ट। ठीक है, ये कैपिटल में लिखना होता है, मैं छोटा में लिख रहा हूँ क्योंकि टाइम शॉर्ट है, मैं टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता आप लोगों का। तो पासपोर्ट और पर्सन, ये क्या होगा, हमारे पास दो एंटिटीज होगी। अब हम कहते हैं कि पासपोर्ट एंटिटी तब ही एग्जिस्ट करेगी जब हमारे पास पर्सन की एंटिटी होगी। तो अगर पर्सन नहीं है तो क्या उसका पासपोर्ट हो सकता है? अगर एक पर्सन डेटा किसी पर्टिकुलर डेटाबेस से डिलीट कर दिया जाए तो उसके पासपोर्ट के वहां पे होने की कोई भी वजह नहीं बनती। यानी अगर एक पर्सन एंटिटी गई, पर्सन का एक इंस्टांस गया, डिलीट हुआ, तो पासपोर्ट का वो इंस्टेंस भी वहां पे नहीं होना चाहिए। यानी पासपोर्ट की जो एंटिटी है वो सिर्फ तब तक एग्जिस्ट करेगी जब तक कि वो पर्सन है। तो ये हमारे पास कहलाता है एग्जिस्टेंस डिपेंडेंस। सो फ्रेंड्स, 10 कंसेप्ट्स हमारे हो चुके हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने लास्ट 5 कंसेप्ट्स के ऊपर। इन कंसेप्ट को डिटेल में पढ़ना जरूरी ताकि आप अच्छी सी एआरडी बना सको और उसमें आपसे किसी भी किस्म का कोई एरर ना हो। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करते हैं रिलेशनशिप स्ट्रेंथ की। रिलेशनशिप स्ट्रेंथ क्या होता है? इट शोज हाउ टू एंटिटीज आर कनेक्टेड बेस्ड ऑन देयर प्राइमरी कीज। रिलेशनशिप स्ट्रेंथ ये बताता है कि दो टेबल्स या दो एंटिटीज आपस में कैसे कनेक्टेड है बेस्ड ऑन देयर प्राइमरी कीज, उनकी प्राइमरी कीज को देखते हुए। अब इसमें हमारे पास दो टाइप के रिलेशनशिप आते हैं, एक होता है वीक रिलेशनशिप और एक होता है स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। अब सिंपल से एग्जांपल ले लें, आपके पास दो टेबल्स हैं, एक है पेरेंट टेबल, ठीक है, या पेरेंट एंटिटी, और एक है चाइल्ड एंटिटी। ठीक है, ये पेरेंट एंटिटी है, कोई भी नाम हो सकता है, और ये चाइल्ड की है। ठीक है, अब वीक रिलेशनशिप क्या होता है? वीक रिलेशनशिप ये कहता है कि चाइल्ड के पास उसकी अपनी प्राइमरी की है और जो पेरेंट की है वो यूज कर रहा है, वो एज अ फॉरेन की यूज कर रहा है। ठीक है, एक ऐसा रिलेशनशिप जिसमें चाइल्ड के पास अपनी खुद की प्राइमरी की हो, यानी वो उसके ऊपर पेरेंट के ऊपर एग्जिस्टेंस ना करता हो, डिपेंडेंट ना हो, वो पेरेंट के ऊपर क्या हो, डिपेंडेंट ना हो। अब इसमें प्राइमरी की अलग है और फॉरेन की जो है वो पेरेंट की यूज कर रहे हैं, तो हमारे पास है वीक रिलेशनशिप। और एक ऐसा रिलेशनशिप जिसके अंदर चाइल्ड की अपनी प्राइमरी की नहीं होती और वो क्या करता है, जो पेरेंट की होती है उसको, उस फॉरेन की को अपनी प्राइमरी की यूज करता है। मतलब वो अपना कोई एट्रीब्यूट लेता है, ठीक है, उस एट्रीब्यूट को जो पेरेंट की है, फॉरेन की जो पेरेंट की प्राइमरी की, उसको उन दोनों को मिला के वो अपनी प्राइमरी की बना रहा है। ठीक है, तो हमारे पास आएगा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में। अगर चाइल्ड की अपनी प्राइमरी की है
ठीक है, और वो अलग है, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, तो वो क्या है, वीक रिलेशनशिप है। और अगर चाइल्ड के पास अपनी प्राइमरी की नहीं है, वो पेरेंट की प्राइमरी की को यूज करके अपनी प्राइमरी की बना रहा है, ठीक है, कंपोजिट प्राइमरी की बना रहा है, तो हमारे पास क्या होगा, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप के अंदर आएगा। अच्छा, ये अब हो गया। अब हम बात करते हैं वीक एंटिटी की। जो हम लोगों ने एग्जिस्टेंस डिपेंडेंट नंबर 10 पे जो इससे थोड़ा पहले पढ़ा था, उसमें वो एंटिटी जो हमारे पास साइड पे आ रही थी, यानी जो डिपेंडेंट थी, अगर दूसरी एंटिटी नहीं है तो ये खुद एग्जिस्ट नहीं कर सकती। एक ऐसी एंटिटी जो किसी और के ऊपर डिपेंडेंट हो, अगर वो एंटिटी नहीं है तो ये खुद भी नहीं होगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था पर्सन का और पासपोर्ट का। अब अगर पर्सन ही नहीं है तो उसका पासपोर्ट कहां से आएगा? तो ये हमारे पास जो पर्सन होता है वो स्ट्रॉन्ग एंटिटी होती है, और जो पासपोर्ट था वो हमारे पास क्या है, वीक एंटिटी। इसको मैं दोबारा से आपको एग्जांपल यहाँ पे ड्रॉ करके दे देता हूं। एक हमारे पास था पर्सन, ठीक है, और एक था पासपोर्ट। और इसका एक चीज याद रखना, ये हमेशा जो एंटिटी के अंदर आप अल्फाबेट्स लिखोगे वो कैपिटल ही होंगे, वो स्मॉल नहीं होंगे। मैं गलती से यहाँ पे लिख देता हूँ जल्दबाजी में, तो आप लोग ये वाली गलती ना करना। अब यहाँ पे एक चीज देखे, पर्सन और पासपोर्ट, ठीक है। अब अगर पर्सन नहीं है तो पासपोर्ट एग्जिस्ट नहीं कर सकता, अगर पर्सन है तो ही पासपोर्ट हो सकता है। तो पासपोर्ट अब एक देखें, एक तरह से फुली डिपेंडेंट है किसके ऊपर, पर्सन के ऊपर। अगर पर्सन ही नहीं है तो पासपोर्ट नहीं होगा। अब इस केस में जो पर्सन है हमारे पास वो स्ट्रॉन्ग एंटिटी है, ठीक है, जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। और जो पर्सन है वो हमारे पास वीक एंटिटी है। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं अपने 13 कंसेप्ट रिलेशनशिप डिग्रीज की। रिलेशनशिप डिग्रीज का मतलब होता है इट डिस्क्राइब्स हाउ मेनी डिग्रीज आर इन्वॉल्व इन अ रिलेशनशिप। यह हमें बताता है कि एक रिलेशनशिप के अंदर कितनी डिग्रीज या कितनी एंटिटीज जो है इन्वॉल्व है, कितनी डिग्रीज या फिर कितनी एंटिटीज इन्वॉल्व है, ठीक है। अब अगर इसकी टाइप्स देखें तो इसमें 3 टाइप है, यूनरी, बाइनरी, टर्नरी एंड हाई डिग्री। टर्नरी से आगे जितने भी होंगे वो सारे थर्ड टाइप के अंदर आएंगे। अब यूनरी में क्या होता है, एक एंटिटी, उसी एंटिटी का एक इंस्टेंस अपने ही किसी अदर इंस्टेंस के साथ कनेक्टेड होता है, उसको हम कहते हैं यूनरी। अब ऐसा हो सकता है कि एक एम्प्लॉय किसी दूसरे एम्प्लॉय को मैनेज कर रहा है, ठीक है। अब एम्प्लॉय के इंस्टेंसेस क्या है, एम्प्लॉयज ही होंगे ना, तो एक ही एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय को क्या कर रहा है, मैनेज कर रहा है। अब इसकी डेफिनेशन आप क्या लिखोगे, यूनरी रिलेशनशिप इज अ रिलेशनशिप इन विच वन इंस्टेंस ऑफ द सेम एंटिटी कंट्रोल्स वन और मेनी इंस्टेंसेस ऑफ द सेम एंटिटी। इसका रिलेशनशिप मैनी टू मैनी, वन टू वन कुछ भी हो सकता है बेस्ड ऑन द सिनेरियो। अब ये हमारे पास हो गया यूनरी। यूनरी की एक और एग्जांपल देख लो कि एक एम्प्लॉय किसी दूसरे एम्प्लॉय से शादी भी कर सकता है, एन एम्प्लॉय कैन मैरी अनदर एम्प्लॉय, ये भी इसकी एग्जांपल होगी। अब सेकंड में आते हैं हम लोग बाइनरी के ऊपर। बाइनरी में देखते हैं टीचर और क्लास की। बाइनरी में हमारे पास 2 एंटिटीज इन्वॉल्व होती है, 2 एंटिटीज के बीच में जो रिलेशनशिप होगा वो बाइनरी होगा, और बाइनरी मोस्ट कॉमन रिलेशनशिप है, यानी ये ज्यादा से ज्यादा पाया जाता है किसी भी डेटाबेस स्ट्रक्चर के अंदर। अब इसमें एक टीचर लिया हमने और एक क्लास लिया। टीचर क्या करेगा, डिफरेंट क्लासेस ले सकता है, एक टीचर एक क्लास में भी पढ़ा सकता है, एक से ज्यादा क्लासेस में भी पढ़ा सकता है। तो ये इसका जो है यहाँ पे हमने कार्डिनलिटी वगैरह भी शो कर दी। अब आते हैं थर्ड के ऊपर, टर्नरी के ऊपर। टर्नरी में हमारे पास क्या होता है, 3 डिग्रीज इन्वॉल्व होती है। अब हम यहाँ पे हमने एग्जांपल लिए डॉक्टर, पेशेंट और ड्रग्स की। डॉक्टर क्या करता है, प्रिस्क्राइब करता है पेशेंट को कि वो कुछ तरह के ड्रग्स ले, ठीक है। एक ड्रग भी बता सकता है, 2 भी, और मल्टीपल डॉक्टर्स एक पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, एक डॉक्टर मल्टीपल पेशेंट्स को भी प्रिस्क्राइब कर सकता है, और उसको 1 या 0 या मैनी टाइप ऑफ ड्रग्स जो है बता सकता है कि ये ड्रग्स ले लो, उससे तुम्हारी जो है प्रिस्क्रिप्शन उसको इसी तरह से दे देगा। तो ये हमारे पास हो गया रिलेशनशिप की डिग्रीज। अब बात करते हैं रिकर्सिव रिलेशनशिप की। रिकर्सिव रिलेशनशिप में 1 to 1 भी आ सकता है, 1 to many भी आ सकता है, और फिर many to many भी आ सकता है। ऐसा हो सकता है कि एक एंटिटी का एक इंस्टेंस उसी एंटिटी के किसी और इंस्टेंस से कनेक्टेड हो, 1 to 1 हो गया। उसी एक एंटिटी का एक इंस्टेंस उसी एंटिटी के मैनी इंस्टेंसेस से कनेक्टेड हो, तो ये 1 to many हो गया। और एक एंटिटी के मैनी इंस्टेंसेस उसी एंटिटी के अगले जो मैनी इंस्टेंसेस उनके साथ कनेक्टेड हो सकते हैं। तो ये जो हमारे पास यूनरी रिलेशनशिप है इसको रिकर्सिव रिलेशनशिप भी कहते हैं। और रिकर्सिव रिलेशनशिप में क्या होता है, हमारे पास 3 टाइप के जो है रिकर्सिव रिलेशनशिप आ सकते हैं, 1 to 1, 1 to many एंड many to many। अब बात करते हैं एसोसिएट एंटिटीज के। ये हमारे पास लास्ट कंसेप्ट है ईआरडी का। इसको पढ़ने के बाद हम जो है ईआरडी की इंप्लीमेंटेशन की तरफ जाएंगे। एसोसिएट एंटिटीज वो एंटिटीज होती है जो किसी प्रॉब्लम के आने की वजह से हम लोग दोबारा से बनाते हैं, यानी वो एंटिटीज जो पहले से नहीं होती लेकिन हम उनको बाद में
बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? अब आपने वो एग्जांपल मैंने आपको दी थी मल्टी वैल्यूड में। मल्टी वैल्यूड में जब हम क्रॉस फुट के लिए ड्रॉ कर रहे थे तो अब हमारे पास एक प्रॉब्लम आई थी। प्रॉब्लम क्या थी कि हमारे पास वहां पे स्पेस नहीं थी मल्टी वैल्यूड जो हमारे पास एट्रीब्यूट्स थे उनको लिखने की। तो हमने क्या किया था, एक स्टूडेंट टेबल बनाया था और एक जो है स्किल्स का टेबल बनाया था, फिर एक स्टूडेंट स्किल्स का टेबल थर्ड वाला बनाया था और इनको क्या किया था वहां पे रिलेट किया था, जिसको मैंने कहा था इसको हम लोग ब्रिज एंटिटी भी बोलते हैं। तो एसोसिएट एंटिटी में हम क्या करते हैं, हम जो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है या कोई भी हो सकता है जिस तरह से प्रॉब्लम हमारे पास आ रही हो, जो उस टेबल के अंदर फिट ना आ रहा हो, हम क्या करते हैं उसके लिए एक अलग सा टेबल बनाते हैं। फिर इन दोनों टेबल्स को, जैसे अगर मेरे पास स्टूडेंट का टेबल है उसके अंदर मैंने जो है स्किल्स डालनी है और स्किल्स मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है, तो मैं स्किल्स का अलग टेबल बनाता हूं। अब स्टूडेंट का भी एक टेबल बन गया, एक टेबल बन गया मेरे पास स्किल्स का। अब इन दोनों टेबल्स को अगर मैं रिलेट करना चाहता हूं तो मैं एक ब्रिज एंटिटी बनाऊंगा जिसका नाम मैं दूंगा वहां पे स्टूडेंट स्किल्स टेबल। ठीक है, अब उस टेबल के अंदर वो दोनों किस तरह से रिलेट करेंगे, ये जो हमारे पास कंसेप्ट है वो एसोसिएट एंटिटीज का है। तो यहाँ पे हमारे जो कंसेप्ट्स हैं वो खत्म हो चुके हैं। अब हम चलते हैं ईआरडी की इंप्लीमेंटेशन की तरफ। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करने वाले हैं स्टेप्स टू ड्रॉ एन ईआर डायग्राम। एक ईआरडी बनाने के लिए आपने किन स्टेप्स को फॉलो करना होता है ताकि आपकी ईआरडी बेस्ट वे में कंप्लीट हो सके और उसमें किसी भी किस्म की प्रॉब्लम आपको फेस ना करनी पड़े। सबसे पहले जो हमारे पास है वो है अंडरस्टैंड ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशंस। ये एक तरह का रिक्वायरमेंट गैदरिंग का प्रोसेस जिसमें आप जो जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप डेटाबेस बना रहे हो या ईआर डायग्राम जो है बना रहे हो, सॉरी यहाँ पे, तो आप क्या करते हो, उनसे रिक्वायरमेंट्स लेते हो, उनके बिजनेस ऑपरेशंस को अंडरस्टैंड करते हो कि वो किस तरह से ऑपरेट करती है, उनमें किस तरह की एंटिटीज होती है, क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं, प्राइमरी कीज क्या बना सकते हो। आपने सब कुछ क्या करना होता है, यहाँ पे सारी रिक्वायरमेंट गैदरिंग करनी होती है इंटरव्यूज के थ्रू, या फिर आप फॉर्म्स ले सकते हैं, या फिर आपने उस जो बिजनेस है उनकी रिपोर्ट्स को स्टडी करके आपको पता चल सकता है क्योंकि बिजनेस ऑपरेशंस क्या होते हैं। अब आते हैं अपने सेकंड स्टेप के ऊपर, आइडेंटिफाई बिजनेस रूल्स बेस्ड ऑन ऑपरेशंस। ऑपरेशंस की बेस पे आपने क्या करना है, बिजनेस रूल्स फाइंड करने। जैसे कि आपने ये देखना है कि एक जो दो एंटिटीज है वो आपस में किस तरह से कम्युनिकेट करती हैं, वो किस तरह से इंटरेक्ट करती हैं। फॉर एग्जाम्पल आप एक देख ले, अब एक रिक्वायरमेंट होगी, वो आपका जो सिनेरियो होगा वो वहां से लेंगे। अब उन्होंने एक रिक्वायरमेंट दे दी आपको कि हमारा जो टीचर होता है या प्रोफेसर होता है वो एक ही डिपार्टमेंट क्या होता है, डीन होता है। प्रोफेसर इज डीन ऑफ ओनली वन डिपार्टमेंट, यानी एक से ज्यादा डिपार्टमेंट्स में वो डीन नहीं हो सकता। अब उन्होंने एक रूल बता दिया आपको, आपने यहाँ से क्या कर दिया, उसको भी चेक करके कलेक्ट कर लिया। थर्ड आपके पास जो मेन काम है वो आइडेंटिफाई मेन एंटिटीज एंड रिलेशनशिप्स। आपने जो मेन एंटिटीज उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी रियल वर्ल्ड एंटिटीज है उनको फाइंड आउट करना है। ये सबसे एसेंशियल प्रोसेस होता है, स्टेप होता है, सॉरी। इसमें आपने क्या करना होता है, मेनली जितनी भी एंटिटीज आ सकती है, जितनी भी पॉसिबल एंटिटीज है, आपने वो सब क्या करनी है, अपने पास फाइंड करके रखनी है। और उन एंटिटीज के बीच में क्या रिलेशनशिप आएगा वो भी अपने यहाँ पे फाइंड करना है। 1 to 1 आएगा, 1 to many या many to many, अपने वो सारा कुछ गैदर करके अपने पास रखना है। फोर्थ स्टेप पे आते हैं, डेवलप द इनिशियल ईआरडी। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, एक इनिशियल ईआर डायग्राम बनाना है जिसमें आप इन सब चीजों को जो आपने डेटा कलेक्ट किया था उसको शो करेंगे। जब आप वो ईआर डायग्राम बना लेंगे तो आप उसको जिस पे ऑर्गेनाइजेशन का आप ईआर डायग्राम बना रहे हैं उनको दिखाएंगे, वो आपको चेंजेस बताएंगे, फिर आप चेंजेस करोगे। और जो एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम होता है यानी ईआर डायग्राम की इटरेटिव प्रोसेस हो सकता है। आप कभी भी किसी भी स्टेप से किसी भी स्टेप पे पीछे जा सकते हो। अब आप फोर्थ स्टेप पे पहुंच गए लेकिन उन्होंने रिक्वायरमेंट्स चेंज कर दी, वो कह रहे हैं कि नहीं अभी जो प्रोफेसर है वो दो या दो ज्यादा डिपार्टमेंट्स का भी एक साथ चेयरपर्सन हो सकता है। अब रिक्वायरमेंट चेंज होगी तो आपको दोबारा से स्टेप फोर्थ से स्टेप 2 पे आना पड़ेगा और दोबारा से बिजनेस रूल्स डिफाइन करने होंगे। अब आते हैं अपने फिफ्थ स्टेप के ऊपर, आइडेंटिफाई प्राइमरी कीज एंड एट्रीब्यूट्स। अच्छा, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस भी स्टेप भी होता है और इस पे आपने काफी ज्यादा फोकस भी करना होता है। कौन कौन से एंटिटीज आपके पास हैं, उनके प्राइमरी कीज क्या बन सकते हैं और उनके अंदर कौन कौन से एट्रीब्यूट्स आ सकते हैं, ये सारा कुछ आपने फाइंड करके अपने पास स्टोर करना है। लास्ट हमारे पास है रिवाइज एंड रिव्यू द ईआरडी। अच्छा, ईआर डायग्राम बना लिया, दोबारा चेक करो, चेंज आ गया, फिर दोबारा चेक करो। जितनी बार आप इसको चेक करेंगे, जितने अच्छे से ईआर डायग्राम को बनाएंगे, उतने ही अच्छे से और इजी वे में आप अपना डेटाबेस का स्ट्रक्चर जो है डिफाइन कर सकते हैं। ये हमारे पास 6 स्टेप्स है ईआरडी ड्रॉ करने के। अब इन्हीं स्टेप्स के थ्रू हम एक सिनेरियो लेंगे और उस सिनेरियो से क्या करेंगे, हम एक ईआर डायग्राम बनाएंगे यूजिंग ऑल दिस 6 स्टेप्स। तो फ्रेंड्स, ईआरडी को हम लोग समझ चुके हैं, नोटेशंस को समझ चुके हैं, इसके जो 15 कंसेप्ट से उनको भी अच्छी तरीके से समझ चुके हैं, फिर ईआरडी किस तरह से बनानी है उनके 6 जो स्टेप्स है वो भी हम लोग समझ चुके हैं। अब फाइनली हमें एक सिनेरियो गिवन है, हमने उसका करनी, उसकी ईआरडी स्टेप बाय स्टेप डिफाइन करनी है ताकि हम इसको अच्छे से प्रैक्टिस भी
कर सकें। तो हम हमें जो सिनेरियो गिवन है वो है स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम का। लाजमी नहीं है कि आपको सिर्फ नाम गिवन हो कि स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम बनाओ या इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम बनाओ या फिर लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बनाओ या कोई भी इस तरह का आपको नेम गिवन हो सकता है, या फिर आपको एक कंप्लीट पैराग्राफ गिवन होगा कि हमारे पास एक स्कूल है, उसके अंदर इस तरह के ऑपरेशंस होते हैं, ये लिमिटेशंस है, इस तरह की तुमने एआरडी बनानी है। तो वो सारा कुछ आपको गिवन हो सकता है। दो टाइप के पास सिनेरियोस आ सकते हैं, एक सिर्फ नेम होता है, दूसरा आपके पास पूरा पैराग्राफ होता है। जो यहाँ पे सिनेरियो सिलेक्ट किया वो सिर्फ नेम। स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम जो भी नॉर्मल स्कूल होते हैं उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, एआरडी डिजाइन करेंगे। अच्छा, अब सबसे पहले जो हमारे पास पहला स्टेप था ईआरडी बनाने का वो था अंडरस्टैंड ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशन। यानी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसके लिए आप एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बना रहे हैं उसके आपने ऑपरेशंस को स्टडी करना है कि उसके अंदर ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं, मतलब वो किस तरह से काम करता है, अपनी डेली लाइफ की एक्टिविटीज किस तरह से कंप्लीट करता है। तो अब अगर हम लोग स्कूल की बात करें तो स्कूल के अंदर नॉर्मली क्या होता है, क्लासेस होती है, टीचर्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं, टीचर्स जो है कोर्सेज पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को और क्लासेस के अंदर पढ़ाते हैं और फिर उनको ग्रेड्स असाइन करते हैं, उनके अटेंडेंस को ट्रैक करते हैं। ये सारा कुछ क्या होता है, एक स्कूल के अंदर होता है। अब हमने पहले स्टेप में यही चीजें डिफाइन करनी होती है। अब मैंने अभी कुछ पॉइंट्स लिखे, इनको एक बार पढ़ लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास है अ स्कूल मैनेज स्टूडेंट टीचर्स कोर्सेज एंड क्लासरूम्स। एक स्कूल के अंदर ये चार चीजें होती है जिसको स्कूल मैनेज करता है। स्टूडेंट्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, कोर्सेज होते हैं और क्लासरूम्स होते हैं। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट है स्टूडेंट्स इनरोल इन कोर्सेज। स्टूडेंट क्या करते हैं, कोर्सेज के अंदर इनरोल करते हैं और टीचर्स क्या करते हैं, वो कोर्सेज टीच कराते हैं। किन को टीच करते हैं, स्टूडेंट्स को टीच करते हैं। ठीक है। कोर्सेज बिलोंग टू डिपार्टमेंट्स। अब हर डिपार्टमेंट के पास अपने स्पेसिफाइड कोर्सेज होंगे, सीएस के अपने कोर्सेज होंगे, आईटी के अपने कोर्सेज होंगे, या अगर नॉर्मल है फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स है, सेकंड ईयर के, तो उनके अपने अपने कोर्सेज होंगे। अब कोर्सेज बिलोंग टू डिपार्टमेंट्स एंड आर हेल्ड इन क्लासरूम्स। डिपार्टमेंट से बिलोंग करती है लेकिन साथ में कहां पे होती है, क्लासरूम्स के अंदर होती है। लास्ट पॉइंट जो मैंने यहाँ पे नोट आउट किया है वो है स्कूल ट्रैक्स ग्रेड्स। स्कूल ग्रेड्स और अटेंडेंस का क्या करता है, हर स्टूडेंट का ग्रेड और अटेंडेंस को स्टोर करता है। कुछ मैंने पॉइंट्स दिए, इसके अलावा और भी काफी ज्यादा पॉइंट्स हो सकते हैं ईआरडी के जब भी आप डिफाइन करते हो। मैंने यहाँ पे सिर्फ एग्जांपल के तौर पे 4 से 5 पॉइंट डिफाइन किए ताकि हम अपनी ईआरडी के ऊपर काम कर सके। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 के ऊपर। सेकेंड स्टेप हम अपने बिजनेस के रूल्स जो है डिफाइन करते हैं बेस्ड ऑन द ऑपरेशंस कि वो उस ऑर्गेनाइजेशन में किस टाइप के ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं। अब सिंपल यहाँ पे देख ले, अ स्टूडेंट कैन टेक मेनी कोर्सेज। यहाँ पे जो इनका बिजनेस रोल है स्कूल का वो ये है कि एक स्टूडेंट एक से ज्यादा कोर्सेज में इनरोल कर सकता है। अ टीचर कैन टीच मेनी कोर्सेज। एक टीचर एक से ज्यादा कोर्सेज पढ़ा सकता है। अ कोर्स कैन हैव मेनी स्टूडेंट्स। एक कोर्स के अंदर मल्टीपल स्टूडेंट्स आ सकते हैं, मेनी स्टूडेंट्स आ सकते हैं। फोर्थ है ईच कोर्स बिलोंग्स टू वन डिपार्टमेंट। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज नोट कर ले, यहाँ पे जो है डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं। अगर आप सिंपल एग्जांपल लें प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स की या वेब डेवलपमेंट की, तो वो एक ऐसा कोर्स है जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़ाया जाता है, आईटी में भी पढ़ाया जाता है, सीएस में भी पढ़ाया जाता है और कंप्यूटर इंजीनियरिंग में भी पढ़ाया जाता है। अब एक ही कोर्स मल्टीपल डिपार्टमेंट के अंदर पढ़ाया जाता है, लेकिन इस स्कूल का जो रूल है वो ये है कि एक जो कोर्स होगा वो सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स पढ़ सकते हैं, यानी उस डिपार्टमेंट से ही वो कोर्स बिलोंग करेगा। अब जिस तरह से आपका सिनेरियो होगा उस तरह से आप क्या करेंगे, उसकी ईआरडी डिजाइन करेंगे। अ क्लासरूम कैन होस्ट डिफरेंट कोर्सेज एट डिफरेंट टाइम। डिफरेंट टाइम्स के ऊपर एक ही क्लासरूम के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ कोर्सेज जो है हो सकती है। हमारे पास हो गए इसके बिजनेस रूल्स। बिजनेस रूल्स हमें हेल्प करते हैं कि हमारा जो मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने काम किस तरह से ऑपरेट करती है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होते हैं। अब आते हैं अपने थर्ड स्टेप के ऊपर। तो हमारा जो थर्ड स्टेप है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, एंटिटीज और रिलेशनशिप्स को डिफाइन करते हैं कि हमारे पास इस एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम में या इस ऑर्गेनाइजेशन में कौन से एंटिटीज हैं और कौन से इसके अंदर क्या है, रिलेशनशिप्स है। तो सबसे पहले बात करते हैं एंटिटीज की। सबसे पहले हमारे पास एक एंटिटी आता है स्टूडेंट, ठीक है, फिर टीचर, कोर्सेज, क्लासरूम, डिपार्टमेंट और एक क्लास में आता है इनरोलमेंट। अब जो पहले 5 एंटिटीज है ये एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन छठा जो एंटिटी है इनरोलमेंट, ये एग्जिस्ट नहीं करता। ये बस लिंक कर रहा है स्टूडेंट को कोर्सेज के साथ। इसको हम लोग ब्रिज एंटिटी भी बोलते हैं। जो मैंने आपको एसोसिएट एंटिटी पढ़ाया था, उसके अलावा एक दो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट पढ़ाया था, उसके अंदर जो हम लोगों ने प्रोसेस अप्लाई किया था मल्टी वैल्यूड के ऊपर, सेम वही काम यहाँ पे हो रहा है इनरोलमेंट के
ये एनरोलमेंट बस लिंक करेगा स्टूडेंट को कोर्स के साथ, यानी एक स्टूडेंट, ये मैनी टू मैनी जो इनका रिलेशनशिप है उसको यहाँ पे डिफाइन करेगा, ताकि वो हम लोग क्या कर सके, नोटेशंस के अंदर डिफाइन कर सके, नोटेशंस के अंदर उसको लिख सके। अब जो हमारे पास एंटिटीज थी वो पॉसिबल एंटिटीज यहाँ पे मुझे यही लगी, इसके अलावा और एंटिटीज भी हो सकती हैं, जैसे कि हमारे पास चेयरपर्सन हो सकता है या प्रिंसिपल हो सकता है, इस तरह की कोई भी एंटिटी हमारे पास हो सकती है। नॉर्मली मैंने सिंपल ये 5 to 6 एंटिटीज ली, जिनसे हमारा डायग्राम अच्छे तरीके से बन जाएगा। अब बात करते हैं रिलेशनशिप्स की। सो रिलेशनशिप्स में मैंने ये 4 टाइप के रिलेशनशिप्स यहाँ पे डिफाइन की, जिनमें पहले मेरे पास आता है स्टूडेंट और कोर्सेज के बीच में। स्टूडेंट और कोर्स के बीच में मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप होता है, क्योंकि एक स्टूडेंट मल्टीपल कोर्सेज के अंदर इनरोल कर सकता है और एक कोर्स में मल्टीपल स्टूडेंट्स जो है इनरोल कर सकते हैं। तो इनका एक तरह से मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप जो है वो बनता है। अब दूसरा हम बात करते हैं टीचर और कोर्स की। एक टीचर मल्टीपल कोर्सेज पढ़ा सकता है, लेकिन एक कोर्स एक ही टीचर पढ़ाएगा, ठीक है, टीचर एक ही रहेगा, लेकिन कोर्सेज क्या होंगे, अलग होंगे। मतलब अगर एक डिपार्टमेंट की हम यहाँ पे बात करते हैं, तो उस डिपार्टमेंट में जो हमारे पास एक कोर्स होगा वो एक ही टीचर पढ़ाएगा, उस एक कोर्स को कोई दूसरा टीचर उस डिपार्टमेंट के अंदर नहीं पढ़ाएगा। ये हमारे पास स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम हमने जो रूल्स आइडेंटिफाई किए थे उसमें से है, ठीक है। बाकी ऐसा हो सकता है कि एक ही सब्जेक्ट की यानी एक ही कोर्स की मल्टीपल टीचर्स हों, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। थर्ड हम लोग बात करते हैं कोर्स और डिपार्टमेंट की। एक डिपार्टमेंट में मल्टीपल कोर्सेज हो सकते हैं और मल्टीपल कोर्सेज एक ही डिपार्टमेंट के अंदर टीच होंगे। ये वाले जो कोर्सेज है वो किसी और डिपार्टमेंट में टीच नहीं होंगे, जिसके हम लोगों ने सिनेरियो डिफाइन किया, तो उसमें मैंने आपको बता दिए थे ये चीज। फोर्थ हमारे पास है क्लासरूम और कोर्स की। एक क्लासरूम के अंदर मल्टीपल कोर्सेज जो है पढ़ाए जाएंगे, इनका भी रिलेशनशिप जो है 1 to many है। अब यहाँ पे आपको एक जो एंटिटी है वो नहीं नजर आएगी, जो कि है एनरोलमेंट। अच्छा, अब स्टूडेंट और कोर्सेज, ठीक है, इनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो मैनी टू मैनी है। इसको ड्रॉ करने के लिए हम लोग यूज करेंगे उसी एक एंटिटी का, यानी एक अलग सा टेबल बनाएंगे एनरोलमेंट का, उसके अंदर इन दोनों का जो रिलेशनशिप है वो डिफाइन करेंगे। इसको सिंपली डायरेक्टली तौर पे हम एक साथ इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। सो थर्ड सेम हमारे यहाँ पे खत्म हो जाता है। हमने तकरीबन सारी चीजें फाइंड आउट कर ली। अब चलते हैं अपने स्टेप 4 के ऊपर। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग बना रहे हैं अपनी इनिशियल ईआरडी, जो कि हमारा है स्टेप 4 ईआरडी की मेकिंग का। यहाँ तक आप लोगों को पता है हमने सिर्फ एंटिटीज को डिफाइन किया, हमारे पास कौन कौन से एंटिटीज है और उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है उनको डिफाइन किया है। यहाँ पर हमें ना प्राइमरी कीज का पता है, ना अभी तक हमें एट्रीब्यूट्स का पता है, क्योंकि हम स्टेप 5 में फाइंड करेंगे। तो अब जितना हमारे पास डेटा मौजूद है उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, एक ईआरडी बनाएंगे। अब ये जो ईआरडी मैंने बनाई है चेन नोटेशन के अंदर है, जिसके अंदर सिर्फ एंटिटीज और उनका जो रिलेशनशिप है वो यहाँ पे शो हुआ, यहाँ पे एट्रीब्यूट्स नहीं है। अब यहाँ पे देखिए आपके पास एक स्टूडेंट का एंटिटी है और एक एनरोलमेंट है, कोर्स है, डिपार्टमेंट है, क्लासरूम है और टीचर है। अब स्टूडेंट और कोर्सेज के बीच में मैंने कहा था हमारे पास एक थर्ड एंटिटी आएगी, जिसको हम लोग ब्रिज एंटिटी भी बोलते हैं, वो है एनरोलमेंट। अब एनरोलमेंट क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है इन दोनों के बीच में एज अ ब्रिज, क्योंकि स्टूडेंट और कोर्सेज के बीच में मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप है, उसको हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे नहीं देख सकते। तो हम क्या करेंगे, स्टूडेंट को 1 to many और फिर कोर्सेज और एनरोलमेंट के बीच में 1 to many का रिलेशनशिप बनाएंगे। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, एक स्टूडेंट मैनी एनरोलमेंट कर सकता है, ठीक है, किन के अंदर मैनी एनरोलमेंट वो कर सकता है, एक कोर्स या एक से ज्यादा कोर्सेज के अंदर। जितने ज्यादा स्टूडेंट्स, मतलब मल्टीपल स्टूडेंट्स मल्टीपल कोर्सेज के अंदर जो है एनरोल कर सकते हैं। इन 3 टेबल्स का फिलहाल यहाँ पे ये मीनिंग को। सेकेंड हमारे पास है एक टीचर जो है मल्टीपल कोर्सेज को टीच कर सकता है, तो अब हमने वो भी डिफाइन कर दिया। फिर मल्टीपल कोर्सेज जो है एक ही क्लासरूम के अंदर हो सकती है, ठीक है, ये हमारे पास होस्ट हो सकती है। ये हमारे पास एक और रिलेशनशिप आ गया। एक और है हमारे पास यहाँ पे कि एक कोर्स जो है वो बिलोंग कर सकता है एक ही डिपार्टमेंट में। यहाँ पे हमारे पास जो रिलेशनशिप है वो 1 to 1 है। तो चेन के अंदर हम इस तरह से एंटिटीज को शो करते हैं। एट्रीब्यूट्स अगर आए तो हम सिंपल से लाइंस लगा के इनके एट्रीब्यूट्स यहाँ पे अलग से डिफाइन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इनिशियल ईआरडी हमने चेन के अंदर डेवलप की थी, अब यही इनिशियल ईआरडी हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस फुट के अंदर डेवलप करते हैं। सब हम बात करते हैं अपने क्रॉस फुट नोटेशन की। अब क्रॉस फुट में और जो हमारे पास चेन है उसमें सिंपल एंटिटी अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं तो इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, सिर्फ वहां पे जो है रिलेशनशिप चेंज हो जाती है। अब यहाँ पे आप देखिए, स्टूडेंट क्या करता है, एनरोल करता है। एक स्टूडेंट मल्टीपल कोर्सेज के अंदर क्या करता है, एनरोल करता है। तो हम यहाँ पे इस तरह से जो रिलेशनशिप है उसको ऊपर देख सकते हैं। और सेम अगर यहाँ पे देखते हैं तो एक टीचर क्या करेगा,
टीच करेगा मेनी कोर्सेज। अब यहाँ पे जो मैंने डबल लाइंस लगाई इसका मतलब है वन एंड ओनली वन, ये एक टीचर के एक ही इंस्टांस की बात हो रही है। टीचर जो हमारे पास इंट्रोड्यूस की इंस्टांस जो है वो होता है वो एक या एक से ज्यादा कोर्सेज पढ़ा सकते हैं। सेम यहाँ पे क्लासरूम के अंदर एक क्लासरूम के अंदर हो सकता है एक क्लास भी ना हो सकता है एक क्लास हो सकता है मल्टीपल क्लासेस हो, लेकिन डिफरेंट टाइम पे हमने सिनेरियो पहले ही डिफाइन कर दिया। और एक कोर्स जो है वो एक ही डिपार्टमेंट पढ़ाएगा, वन टू वन रिलेशनशिप को हम लोगों ने इस तरह से ड्रॉ किया। और एक कोर्स जो है वो मल्टीपल इनरोलमेंट, एक कोर्स के अंदर मल्टीपल इनरोलमेंट हो सकते हैं, जीरो भी हो सकते हैं। एक ऐसा कोर्स होगा जिसके अंदर किसी भी स्टूडेंट ने इनरोल नहीं किया या फिर उनसे ज्यादा ने इनरोल किया, तो इस तरह से हम लोग क्रॉस फुट में उनको डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो स्टेप 4 है वो एंड हो जाता है। अब चलते हैं अपने स्टेप 5 की तरफ। सो हमारे फिफ्थ स्टेप में हमें आइडेंटिफाई करना है प्राइमरी कीज को और एट्रीब्यूट्स को। सबसे पहले हम इसकी प्राइमरी कीज को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर एट्रीब्यूट्स की तरफ जाएंगे। अब स्टूडेंट के अंदर सबको पता है स्टूडेंट की आईडी आएगी प्राइमरी की, टीचर के अंदर टीचर की आईडी आएगी, ठीक है, और कोर्स के अंदर कोर्स आईडी आएगी। आप चाहे तो पूरा कंप्लीट नाम भी लिख सकते हैं या इस तरह से भी शो कर सकते हैं, आपकी मर्जी। डिपार्टमेंट में हमारे पास आएगी डिपार्टमेंट की आईडी, क्लासरूम में क्लासरूम आईडी, और एनरोलमेंट में हमारे पास आएगी एनरोलमेंट की आईडी। ये हमारे पास क्या हो गया, प्राइमरी कीज हो गई, यानी प्राइम एट्रीब्यूट्स हो गए। अब हम चलते हैं इनके जो बाकी एट्रीब्यूट्स है उनकी तरफ। स्टूडेंट का सिंपल, इसके अलावा नेम हो सकता है, और नेम के अलावा क्या हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, इसके अलावा फोन नंबर वगैरह बहुत ज्यादा आ सकता है। हम सिंपल इतने ही डिफाइन करेंगे जितने रिक्वायर्ड है। टीचर के अंदर टीचर की आईडी आएगी, फिर ठीक है टीचर का नेम आएगा, और उसके अलावा आएगा हायर डेट, कि किस डेट को टीचर को हायर किया गया था, ताकि उसकी सर्विस वगैरह का पता चल सके। थर्ड हमारे पास है कोर्स, कोर्स की आईडी आएगी, कोर्स का नेम होगा, और ड्यूरेशन आ सकती है, कितने महीने का कोर्स है। फिर डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट की आईडी आएगी, डिपार्टमेंट का नेम आएगा, ठीक है, और उसके अलावा क्या हो सकता है, डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम। चलो देखते हैं बाकी। अब क्लासरूम है, क्लासरूम आईडी और साथ में क्लासरूम का नेम, और साथ में एक और आ सकता है लोकेशन, कि क्लासरूम किस ब्लॉक के अंदर है। फिर एनरोलमेंट के अंदर एनरोलमेंट आईडी आएगी, और कुछ हमारे पास फर्दर एट्रीब्यूट्स भी हो सकते हैं, जैसे कि स्टूडेंट आईडी, वो भी आएगी, क्योंकि ये हमारे पास प्राइमरी की ब्रिज एंटिटी है। इसके अंदर स्टूडेंट आईडी भी आएगी और कोर्स आईडी भी आएगी। एनरोलमेंट के अंदर हमारे पास स्टूडेंट आईडी आ गई, कोर्स आईडी आ गया, और फिर हमारे पास लास्ट में एक और एट्रीब्यूट आएगा जो एनरोलमेंट का अपना एट्रीब्यूट होगा, जो कि है हमारे पास ग्रेड, ठीक है। ये हमारे पास एट्रीब्यूट्स एनरोलमेंट के हो गए। अब हमारे पास एट्रीब्यूट्स रहते हैं सिर्फ और सिर्फ डिपार्टमेंट के। जो डिपार्टमेंट हम इसके अलावा कोई खास एट्रीब्यूट मुझे नहीं मिल रहा, तो हम इतने ही फिलहाल लेते हैं। अब हमारे पास एट्रीब्यूट्स भी यहाँ पे डिफाइन हो गए, प्राइमरी कीज भी डिफाइन होगी। इसके अलावा मल्टीपल एट्रीब्यूट्स और आ सकते हैं, जैसे स्टूडेंट के लिए हम लोग फोन नंबर भी कर सकते हैं, एड्रेस भी कर सकते हैं, लेकिन जितने रिक्वायर्ड है उतने मैंने तकरीबन यहाँ पे एट्रीब्यूट्स को अलग कर लिए। अब हमारे पास प्राइमरी कीज भी बन चुकी है और बाकी जो एट्रीब्यूट्स है वो भी बन चुकी है। और हमारी जो प्राइमरी कीज है इन सब के अंदर, उनमें एक चीज आप देखें कि पहले जो 5 टेबल्स है इनके अंदर जो प्राइमरी कीज है वो अपनी अपनी प्राइमरी कीज है। अब हमारे पास आया एनरोलमेंट, एनरोलमेंट के अंदर आप अपनी प्राइमरी की भी बना सकते हो एनरोलमेंट आईडी की, या फिर स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी को मिला के एक कंपोजिट प्राइमरी की भी बना सकते हैं। इट इज अप टू यू, जैसे आप लोग की मर्जी उस हिसाब से आप क्या कर सकते हो, उसको डिजाइन कर सकते हो। अब हम चलते हैं अपने लास्ट स्टेप के ऊपर, इसके अंदर कुछ थ्योरी है वो हमें लाजमी से पढ़नी है। जो हमारा लास्ट स्टेप है रिवाइज एंड रिव्यू ईआरडी, इसका मेन पर्पस होता है कि आपकी ईआरडी में अगर कोई एरर है या आपने कोई चीज मिस कर दी है, कोई एंटिटी मिस कर दी है या कोई रिलेशनशिप मिस कर दिया है, तो उसको फाइंड आउट करना और इसको रिजॉल्व करना, ताकि ये मेक श्योर हो कि आपकी एंटिटी रियल वर्ल्ड को मीट कर रही है। It ensures ERD is correct and accurate by checking it with users and stakeholders. यूजर वो लोग जो आपके सिस्टम को यूज करेंगे और स्टेक होल्डर्स वो लोग हैं जो आपसे सिस्टम बनवा रहे हैं। सबसे पहले हमने चेक करना है मिसिंग एंटिटीज। अगर आप कोई एंटिटी मिस कर रहे हो या अगर कोई और ब्रिज एंटिटी की जरूरत है वहां पे, तो आपने वो क्या करना है, लाजमी से बनानी है। फिर फाइंड रिलेशनशिप, अगर इसके अलावा कोई और रिलेशनशिप बन सकता है किसी भी दो एंटिटीज के बीच में, तो आपने वो भी डिफाइन करना होगा। थर्ड है इट शुड मीट रियल वर्ल्ड सिस्टम।
जो रियल वर्ल्ड के अंदर सिस्टम्स है उनके अकॉर्डिंगली आपकी ईआरडी जो है डिजाइन होनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा जो ईआरडी का टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है। ईआरडी के अंदर आपको पता होगा बहुत ज्यादा कंसेप्ट है, बहुत ज्यादा चीजें हैं, उनको एक वीडियो के अंदर लाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, तो मैंने काफी ज्यादा चीजें मिस कर दी होंगी, लेकिन मैंने काफी कोशिश की है कि एक ही वीडियो के अंदर कंप्लीट कंसेप्ट वगैरह सारा कुछ करके मैं इसको आप लोगों के सामने ला सकूं। तो मैंने अपनी पूरी कोशिश की। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।